नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं आज। एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2 करने वाले हैं, बाकी 3 और 4 आगे पेंडिंग है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। तो आज का पहला प्रश्न है, कैसे संधारित्र प्रारंभ मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? कैसे कैसे संधारित्र प्रारंभर मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकेगी? संधारित्र प्रारंभन कहने का मतलब कैपेसिटर स्टार्ट, ये जो मोटर की बात कर रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात कर रहा है। बोल रहा है कि ये इसमें जो कैसे जो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का हम लोग जो है ये इसका डायरेक्शन को बदल सकते हैं। डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मैं फिगर से बता देना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपको ध्यान में नहीं होगा। अगर विस्तार से आप कैपेसिटर स्टार्ट मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इसका थ्योरी वाला वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा जिसको सी एस बोला जाता है, और इसी के जो समानांतर में कैपेसिटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज होगा, मतलब VT की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्या होगा? VT होगा। पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा के लिख देते हैं। VT है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड होगा, ये किसके बीच में? A और B के बीच में वोल्टेज अप्लाई होगा। और ये हमारा हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग, ये हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग, और ये हो गया रनिंग बाइंडिंग। ठीक है, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है उसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो हमको डायरेक्शन है, मान लीजिए ये रोटर है और इसका डायरेक्शन अभी है, ऐसे है, और इसको हमको परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा? तो इसका कंडीशन ये है कि मान लीजिए एक बाइंडिंग मान लीजिए ए है और दूसरा बाइंडिंग हमारा ए है, मतलब टर्मिनल हमारा क्या है? ए है और एक यहाँ है। ठीक है, 2 टर्मिनल है। तो एक बार में स्टार्टिंग बाइंडिंग का टर्मिनल को आपको बदलना है और दूसरा बार में रनिंग बाइंडिंग के टर्मिनल को बदलना है। मतलब एक बार जब आपको रोटेशन चेंज करना है तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का टर्मिनल बदलना होगा, और दूसरा बार जब रोटेशन चेंज करना है तो फिर रनिंग बाइंडिंग, मतलब एक दोनों को, अगर दोनों बाइंडिंग का अगर आप टर्मिनल को एक साथ चेंज करते हैं तो रोटेशन के में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसका जो गति है उसका डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्शन में परिवर्तन, रोटेशन का डायरेक्शन में परिवर्तन अगर करना है तो एक बार स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो टर्मिनल है उसको बदलना होगा, और दूसरा बार मतलब अगले बार जो आप करेंगे तो रनिंग बाइंडिंग, मतलब रनिंग या स्टार्टिंग बाइंडिंग का टर्मिनल बदलने से ही उसका डायरेक्शन में परिवर्तन होगा। अगर दोनों का एक साथ आप बदल देते हैं तो नहीं होगा। तो चलिए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो आंसर है, आंसर हम सी की बात करते हैं। इसका जो है आंसर सी है, प्रारंभिक बाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग और कार्यरत मतलब रनिंग बाइंडिंग के संयोजन में परिवर्तित करके क्या करना है? स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग के संयोजन में परिवर्तित। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ए अथवा लिखा हुआ है, अगर और रहेगा तो और नहीं होगा यहाँ पे। अथवा मतलब ये एक, या तो इसको करना है या तो इसको करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। चलिए हम आगे बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। सेकंड नंबर प्रश्न है कि 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर कार्य करने वाली 4 ध्रुवीय वाली मोटर की समकालीन गति क्या होगी? सिंक्रोनस गति की बात कर रहा है कि हमारा जो एनएस क्या होगा? तो एनएस बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, एनएस बराबर फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी। ठीक है, तो 100 हम ये फॉर्मूला पर वैल्यू रख देते हैं। हमारा ए एफ दिया हुआ है और देखिए पी दिया हुआ है, तो एफ 120, इसमें क्या है ना, मैं डिस्प्ले में टच स्क्रीन लगवाया हूँ, और जब से टच स्क्रीन लगाया हूँ तब से ये थोड़ा सा पेन अच्छा से काम नहीं करता है। ठीक है, 120,
तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है, 120 गुनी एफ, एफ कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और पी कितना हुआ है, पी है 4। अब जब इसको भागा देंगे तो कितना हो जाए, 30 चौका 20 से यहाँ हो जाएगा 30, और जब दोनों को गुना करेंगे तो 30 पचे 150 मतलब 1500 आरपीएम। ये होगा आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर ए, कि अगर मतलब 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति पर कार्य करने वाले 4 ध्रुव अगर है किसी भी मोटर का, तो उसका जो सिंक्रोनस स्पीड जो होगा, एनएस जो होगा वो होगा 1500 आरपीएम। ठीक है, तो 2 का आंसर होगा। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है और इससे काफी ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए एक विशेष सूचना है कि बोधि टेक्निकल ऐप पे एक कोर्स जो है 9 रुपए में मिल रहा है, उसको आप जा करके लाभ उठा सकते हैं। क्या करना है, बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करना है, और जब डाउनलोड करके लॉगिन करेंगे तो उस पे जो है एक देखिएगा, एक 29 रुपए में कोर्स दिख रहा है। इसका एमआरपी कितना है, 49। एमआरपी 49 है, लेकिन ऑफर प्राइस है 29। और इसको जो आप बिल, ये जो क्यूआर सॉरी ये जो कूपन कोड है उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब उस पर क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक जो कोर्स का रेट है वो 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप 9 रुपया में परचेज करके उसको इनरोल करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। उस पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि फ्री में भी अवेलेबल है। आप अगर परचेज नहीं भी करना चाह रहे तो उसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा, तो आप ऐसे समझिए कि सेकेंड ईयर या कम्पिटेटिव लेवल में जितना भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस जो कम्पिटेटिव लेवल में एग्जाम पूछा जाता है, सभी चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट है और उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट है और उसका सॉल्यूशन है, वो अवेलेबल है सभी चैप्टर का। मान के चलिए आप 20 से 22 चैप्टर है, उसका प्रैक्टिस टेस्ट है और उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आप इसको 9 रुपए में परचेज करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, ये आपके लिए स्पेशल सूचना था, विशेष सूचना था। अब हम बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, क्या होगा अगर सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होती। कह रहा कि अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोगों ने फिगर भी बनाया था। इसमें कह रहा है कि ये मान लीजिए हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसका बाइंडिंग इस प्रकार से होता है, और इसमें ये बोल रहा है कि हमारा जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है, बाइंडिंग कितना होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग होता है। तो जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है वो अगर डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई बाइंडिंग अगर कोई बाइंडिंग का जो डिजाइन किया गया है इसलिए किया गया है कि उसका काम सिर्फ है स्टार्ट करना। क्या करना है, सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना, और स्टार्ट करके उसको ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होना। ठीक है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट किससे होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है उससे। वो क्या होता है, जैसी स्पीड पकड़ता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मान लीजिए किसी कारणवश वो डिस्कनेक्ट नहीं होती है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो क्या होगा ना कि वो जो है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में 2 बाइंडिंग है, तो 2 बाइंडिंग है जिसके कारण करंट ज्यादा लेता है। ठीक है, करंट ज्यादा लेगा, ये तो लेगा ही, लेकिन जब करंट ज्यादा लेगा ना तो मशीन भी जो है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा डी, उच्च धारा लेगी और गर्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा ऐसे समझिए कि इसका डिजाइन किया गया था कि हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है स्टार्ट करके डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ किसी भी कारण से, हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो काम नहीं किया, तो क्या होगा, धारा तो उछलेगा ही और गर्म हो जाएगा, मोटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ना, आंसर है डी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला नेक्स्ट है, किस कार के लिए एसी श्रेणी मोटर में समकारी कुंडली लगाई जाती है। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा बता देना चाह रहे हैं कि इसमें जो ये समकारी जो लिखा हुआ है ना, इसका हिंदी थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश अगर आप जानते हैं, आप में से कोई भी जानते हैं, तो इसको बताने का थोड़ा कृपा करें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो बोधि टेक्निकल ऐप का जो चैट सेक्शन है उसमें भी आप जाकर के लिख सकते हैं कि समकारी कुंडली का हिंदी क्या होता है, क्योंकि सॉरी इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश इसका पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसका सेंस समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है। ये लिखा है समकारी कुंडली। अब समकारी मतलब कंपनसेटिंग बाइंडिंग हो रहा है, स्टार्टिंग बाइंडिंग हो रहा है, रनिंग बाइंडिंग हो रहा है, कुंडली मतलब तो बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें हम माफी चाहते हैं कि ये वाला, इसका अगर इंग्लिश पता चल जाता ना तो मैं इसका सॉल्यूशन देने में समर्थ रहता। बाकी आप चाहें तो इसका आंसर याद कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, होता है ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको सिर्फ रटना है, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे इसको सिर्फ आपको रटना है, इसको
याद कर लेना है। तो इसको याद करने के पर्पज से हम बता देना है कि किस कारण के लिए एसी श्रेणी मोटर, जो एसी श्रेणी मोटर है जिसको यूनिवर्सल मोटर भी बोला जाता है, समकारी कुंडली लगाई जाती है, किस कारण के लिए, किस कार्य के लिए। तो इसका आंसर जो है, आंसर है ये, प्रेरणी प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए। मतलब जो एक्सेल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल को बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सेल। तो ये प्रेरणी प्रतिघात का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस को प्रभावहीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, समकारी कुंडली का उपयोग किया जाता है। एक्सेल को प्रभावहीन करने के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस को प्रभावहीन करने के लिए समकारी कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप रट करके याद कर सकते हैं। बाकी अगर इसका आप इंग्लिश बताएंगे तो मैं इसका क्या कह रहा है, कैसे हो रहा है, इसका सोल्यूशन में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला है 5 नंबर, खाली स्थान मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले आप समझिए कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच वो होता है कि ये क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है ना, स्टार्टिंग बाइंडिंग में ये उपयोग किया जाता है। इसका काम ये है कि जैसी मोटर स्पीड पकड़ता है और इसका ये क्या करता है, बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसका डिजाइन ऐसा होता है कि जैसी मोटर रन स्टार्ट होना शुरू हो गया, मतलब शुरू करने में 50% से 60% अगर स्पीड अपना पकड़ लिया, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, जिससे स्टार्टिंग बाइंडिंग जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसका काम यह है। तो इकारा की सेंट्रीफ्यूग कौन सा मोटर है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं उपयोग किया जाता है, तो उसका ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग नहीं होगा उसमें उपयोग किया जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, स्प्लिट फेज जो मोटर होता है ना उसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है, इसमें नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है और कैपेसिटर रन मोटर होता है उसका में भी जो होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, लेकिन सैडेड पोल जो मोटर होता है ना उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, इस दोनों को हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा ये, सैडेड पोल मोटर। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग सैडेड पोल मोटर में नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग बाइंडिंग रनिंग बाइंडिंग है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 6 नंबर, कैसे सैडेड पोल मोटर की घूर्णन जो गति है, घूर्णन दिशा है, उसको बदला जा सकता है। ठीक है, कैसे सैडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा उल्टी जा सकती है, मतलब बदली जा सकती है, रोटेशन उसका उलटा जा सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करना है तो क्या करना होगा। तो इसका थोड़ा सा डिजाइन समझ सकते हैं कि पोल का डिजाइन कैसा होता है। तो ये इसका हो गया बॉडी, और ये ऐसे समझिए, पेन अच्छा नहीं काम कर रहा है इसलिए मुझे समस्या हो रहा है। इस प्रकार का इसका क्या होता है, पोल कोर होते हैं वो बने होते हैं, और पोल कोर जो होता है उसमें जो ये जो पोल है ना, इसको इसमें क्या होता है कि एक कॉपर वायर का रिंग लपेट दिया जाता है, मतलब लगा दिया जाता है, और ये जो है इसमें भी लगा दिया जाता है। मतलब ये जो सैडेड पोल है, इसमें देखिए दो प्रकार हो गया पोल, एक मेन पोल हो गया और एक सैडेड पोल हो गया। ये जो जिसमें कॉपर वायर का रिंग लगा रहे हैं वो सैडेड पोल है, यहाँ भी सैडेड पोल है, और दूसरा जो है वो मेन पोल है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए ये रोटर है, तो रोटर का जो रोटेशन होगा ना, रोटर का जो रोटेशन होगा ये मेन पोल से सैडेड पोल की ओर होगा। क्या होगा, मेन पोल से सैडेड पोल की ओर होगा। ठीक है, इधर से ऐसे होगा। तो इसमें क्या करना होगा कि ये आपको अगर इसका रोटेशन बदलना है, ये मतलब बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पूछ रहा है कि भाई बदलना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको लॉजिक समझाना है। ऐसे आप समझेंगे तो फिर इसका तो इस मोटर का उपयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि पढ़ना है। ठीक है, तो कहना है ये है कि अगर इसको हम बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो ये जो आप सैडेड पोल देख रहे हैं ना, सैडेड पोल देख रहे हैं, इसका आपका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, इसको पोजिशन चेंज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, इसका सैडेड पोल का, क्योंकि इसका जो रोटेशन होता है ना मेन पोल से सैडेड पोल की ओर होता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, देखिए स्टेटर पोल के शेडिंग भाग को पलट कर, स्टेटर पोल में जो होता है उसका शेडिंग भाग जो है उसको पलट करके, इसका जो आंसर है सी, स्टेटर पोल में शेडिंग भाग को पलट कर। ठीक है, 6 का आंसर हो गया सी। चलिए आगे हम बात करते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है,
उस संधारित्र का कार्य क्या होता है जो सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में प्रयुक्त होता है। उस संधारित्र का कार्य क्या होता है जो सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में प्रयोग किया जाता है। मतलब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयोग किया जाता है, तो उस कैपेसिटर का क्या रोल होता है, मेन क्या रोल होता है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर का काम होता है वहीं उपयोग किया जाता है जहां पे शक्ति गुणक सुधारना हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। अगर जैसे ही ऑप्शन आप मार के आएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो मेन काम होता है ना वो होता है सिंगल फेज में। मेन काम नहीं, कैपेसिटर का मेन काम सिंगल फेज में क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी कैपेसिटर का काम जो है ये भी है शक्ति गुणक, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है सिंगल फेज में कैपेसिटर का जो उपयोग किया जाता है वो इसलिए उपयोग किया जाता है कि उसका जो एक फेज हो ना वो दो फेज बदल जाए, एक फेज हो वो दो फेज बदल जाए। तो इसका जो आंसर है बी, एक फेज को दो फेज में बदला जाए। आपको जैसे ही आप थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें देखिए एक चीज पर विशेष जोर दिया गया है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता, क्योंकि सिंगल फेज उसमें वो होता है। तो इसको क्या करते हैं, स्प्लिट फेज करके, मतलब फेज को स्प्लिट करके जो कैपेसिटर करता है, कैपेसिटर का काम क्या करना है, वो जब आप उसमें लगाएंगे ना तो फेज को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, विभक्त कर देता है, दो फेज बना देता है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, उस मोटर को सेल्फ स्टार्ट होता है। जैसे ही आप मान लीजिए कोई सेलिंग फैन है या कोई भी मोटर है उसमें कैपेसिटर हटा दीजिए तो मोटर नहीं चलेगा, वो आप सिंगल फेज सप्लाई दे दीजिए नहीं चलेगा वो। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो फेज सिंगल है, उसको दो फेज आपको बनाना है, क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं हो रहा है सिंगल फेज के कारण। तो जैसे ही आप कैपेसिटर लगाते हैं तो दो फेज बन जाता है, जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या करता है, उस रोटर को रोटेट कराता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का उपयोग जो हो गया ना कि एक फेज को दो फेज में विभक्त करना। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। चलिए हम देखते हैं 8 नंबर। कहां पर रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है। रिपल्सन रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग वहीं पे होता है जहां पे, देख लेते हैं एक मिनट, उच्च पावर फैक्टर के कारण किया जा सकता है। ये भी है आंसर, और इसका जो आंसर है ना ये भी है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है ना वो करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, बी, उसके उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण मतलब टॉर्क के कारण किया जाता है। अगर कहीं भी रिपल्सन मोटर का जरूरत है वहां पे समझिए कि उसको हाई जो है प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग टॉर्क का जरूरत हो, तो हमारा आंसर जो होगा ना इसका आंसर होगा बी। लेकिन अगर मान लीजिए बी नहीं होता तो हमारा आंसर जो हो जाता है ए हो जाता, ए। ठीक है, लेकिन ये दोनों आंसर दिया हुआ है इसलिए हमारा अभी जो आंसर होगा सही वो होगा बी। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि नहीं बी नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका काम जो है ना रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग वहां भी किया जाता है जहां उच्च पावर फैक्टर का जरूरत हो। ठीक है, अभी का हमारा जो आंसर है 8 का वो है बी, क्योंकि इसमें जो मेन मेन जैसे होता है कि दो चीज है, दोनों है, लेकिन उसमें जरूरत सबसे ज्यादा किस चीज का है, तो इसी में जरूरत इसका आंसर होगा, उसके अनुसार होगा इसका आंसर बी। ठीक है, अब हम आगे आगे बात करते हैं 9 नंबर। किस कारण से एसी श्रेणी मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस कारण से सिंगल फेज, किस कारण से एसी श्रेणी मोटर में, एसी सीरीज जिसको यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है। एसी सीरीज मोटर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल मोटर। और ये यूनिवर्सल मोटर कौन सा होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है। डीसी सीरीज मोटर और एसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर में विशेष बनावट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आप जब जैसे ही डीसी मोटर पढ़ेंगे या डीसी जनरेटर पढ़ेंगे तो उसमें एक पढ़ना है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कम्यूटेशन को सुधारने के लिए। किस लिए उपयोग किया जाता है, कम्यूटेशन को। कम्यूटेशन क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर में एसी रहता है ना उसको डीसी में बदलता है कौन, कम्यूटेटर। उस समय क्या होता है, ब्रश पे स्पार्किंग होता है। क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने के दौरान, ठीक है, जब जो हमारा आर्मेचर है एसी, जब हम जनरेटर पढ़ेंगे तो देखिएगा यार आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है और कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में बदला जाता है। तो जो एसी को डीसी में बदलने के लिए जब कम्यूटेटर ब्रश से घिसता है तो ब्रश पे स्पार्किंग, ब्रश और आर्मेचर सॉरी कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग होता है। क्यों होता है, वो होता है कम्यूटेशन के कारण। ठीक है,
तो उसको कम करने के लिए, कम्यूटेशन को सुधारने के लिए कैपेसिटिव बाइंडिंग उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो कम्यूटेशन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है ब्रश पर स्पार्किंग कम करना। इसका क्या है, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का क्या काम है, कम्यूटेशन को सुधारना। कम्यूटेशन में क्या होता है, ब्रश पर स्पार्किंग होता है जिसको कम किया करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 9 का, वो होगा ब्रश पर स्पार्किंग का कम करना। क्यों उपयोग किया जाता है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का, तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न। सीलिंग फैन के लिए आमतौर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर का किस्म होता है परमानेंट कैपेसिटर। आप देखिएगा कि जो सीलिंग फैन होता है उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है। जो हमारा कूलर होता है उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसका देखिएगा वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा अस्थायी रूप से लगा हो रहता है। तो इसका जो आंसर होगा ना 10। सीलिंग फैन किसके बात है, सीलिंग में कंफ्यूज नहीं करेगा, जो हमारा छत की फैन है उसकी बात कर रहे हैं। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म होती है। किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर इस्तेमाल किया जाता है, अस्थायी कैपेसिटर किस्म का। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसका जो आंसर है वो है डी। आगे है 11 नंबर। घरेलू फ्रिज में प्रयोग किए जाने वाले मोटर, इसमें है एसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, ये तो नहीं है। एसी श्रेणी, डीसी श्रेणी, सॉरी डीसी श्रेणी नहीं है, एसी डीसी शंट भी नहीं है। यहाँ पे दिया हो सिंगल फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर भी नहीं होता है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर तो सब है, यूनिवर्सल मोटर भी सिंगल फेज प्रेरण मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट भी सिंगल फेज प्रेरण मोटर है। तो इससे काम तो नहीं चलेगा, ये आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए पूछा जाता डीसी शंट मोटर, डीसी सॉरी डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और पूछा जाता सिंगल फेज प्रेरण मोटर, तब तो आंसर होता सिंगल फेज प्रेरण मोटर, क्योंकि सबको जानता है कि एसी जो होता है, चाहे फ्रिज जो होता है, फ्रिज में हमारा क्या इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल फेज ही इस्तेमाल किया जाता है, थ्री फेज तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और यूनिवर्सल मोटर भी सिंगल फेज मोटर होता है। इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा सी, यूनिवर्सल मोटर। इसका जो आंसर होगा फ्रिज में कौन सा उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर उपयोग किया जाता है। ठीक है, 11 का आंसर है सी। चलिए आगे हम बात करते हैं 12 नंबर। विद्युत सेवर्स में समान रूप से उपयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है, तो ये जो किया जाता है ये यूनिवर्सल मोटर किया जाता है। ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना यूनिवर्सल मोटर का ही उपयोग होता है। ठीक है, विद्युत सेवर्स में उपयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर। आगे है, मोटर चालू करते समय जब सिंगल फेजिंग, सॉरी फेयरिंग लिखा है, फेजिंग है ये, सिंगल फेजिंग होता है तो इसे निर्धारित लोड से प्रतिशत पर लोड नहीं किया जाना चाहिए। कह रहा है कि अगर मोटर चालू कर रहे हैं और करते समय सिंगल फेजिंग हो गया, ठीक है, सिंगल फेज कहने का मतलब जैसे मान लीजिए थ्री फेज मोटर है, एक्चुअली थ्री फेज का क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, थ्री फेज का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई भी मोटर है, थ्री फेज मोटर है, और उसमें अगर स्टार्ट करें उसमें सिंगल फेज हो गया, एक फेज उड़ गया, एक फेज जल गया, तो उसमें जो लोड देना है ना वो कितना देना है, फुल लोड का कितना देना है, 50% ही देना है। इसका जो आंसर होगा ये होगा, आंसर होगा ये। ठीक है, 50%। फिर से कर दे रहा हूँ इसको, इसका आंसर होगा ये 50%। ठीक है,